एक बार की बात है, किशोरपुर नामक गांव में तनुजा और बबीता दो देवरानी जेठानी एक साथ एक ही परिवार में रहा करती थीं। देवरानी बबीता कभी भी अपनी जेठानी तनुजा से खुश नहीं रहती थी, क्योंकि तनुजा एक सुलझी हुई औरत थी। वो अपने ससुराल का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, वो सबसे बहुत प्यार करती थी। और वहीं बबीता, उसको तो बस अपने आप से ही मतलब था। वो पूरा दिन बस पार्टियां करती थी और शॉपिंग किया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन तनुजा और बबीता की सास कस्तूरी बबीता से कहती है, अरे बबीता बहू, तुम भी कोई काम वाम कर लिया करो। बस सारा काम तनुजा बहू ही करती है, और वो अभी जरा किसी काम से बाहर चली गई है, तो मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। जा जल्दी से मेरे लिए इलायची वाली चाय बना कर ले आ। बस सारे काम बेचारी तनुजा बहू ही करती है, तुम तो कुछ करती ही नहीं हो। कस्तूरी बबीता को चार बातें सुनाकर चाय लेने के लिए भेज देती है और बबीता भी मुंह बनाते हुए चाय बनाने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी वो अचानक से बेहोश हो जाती है। फिर हेमंत तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाता है, तो पता चलता है कि बबीता माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर तो कस्तूरी खुशी से झूम उठती है, क्योंकि बहुत सालों बाद ये खुशखबरी उसने सुनी थी। अरे वाह बबीता बहू, तूने तो मेरा दिल ही खुश कर दिया। तू माँ बनने वाली है। अब देख, तुझे अपना बहुत ख्याल रखना है। और तनुजा बहू, तू भी जरा अपनी देवरानी का अच्छे से ख्याल रखना। बस मेरी प्यारी सी सुंदर सी पोती आ जाए। हमारा घर कब से एक लक्ष्मी के लिए तरस रहा है। बस जल्दी से एक लक्ष्मी आ जाए। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो हमेशा सुना है कि दादियों को पोते की ख्वाहिश होती है। अगर उनकी बहुएं पोते नहीं दे पाती तो उन्हें घर से निकाल दिया जाता है, और तुम पोती की ख्वाहिश कर रही हो। ऐसी दादी तो मैं पहली बार देख रही हूँ। हाँ, अरे बहू, मैं तो खुद बेटी चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले की जैसी मर्जी, उसने मुझे बेटी जैसी प्यारी चीज नहीं दी। मेरे घर लक्ष्मी नहीं आई, इसलिए सोचा पोती के रूप में ही मेरे घर लक्ष्मी आ जाए। कस्तूरी बहुत ही ज्यादा खुश थी। एक हफ्ते बाद कस्तूरी को एक और खुशखबरी सुनने को मिलती है। इतने सालों बाद तनुजा भी माँ बनने वाली थी। तनुजा का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, और कस्तूरी भी बहुत ज्यादा खुश थी कि अब उसकी दोनों बहुएं माँ बनने वाली है। लेकिन वहीं बबीता बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ऐसे ही समय बीत रहा था, और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था। तनुजा एक बहुत ही ज्यादा सुंदर परी जैसी बेटी को जन्म देती है, और वहीं बबीता एक बेटे को जन्म देती है। लेकिन उस समय बारिश का मौसम था और बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तभी कुछ समय के बाद बबीता के पास डॉक्टर आती है। फिर बबीता डॉक्टर से कहती है, बराबर वाले कमरे में मेरी जेठानी है, उन्होंने भी क्या मेरी तरह ही बेटे को जन्म दिया है? अरे नहीं नहीं, उन्होंने तो बहुत ही प्यारी परी जैसी बेटी को जन्म दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी हो। काले घने बाल, दूध की तरह रंग, नीली नीली आंखें। जो भी उस लड़की को देखेगा ना, उसका दीवाना ही हो जाएगा। बहुत प्यारी है वो। डॉक्टर ऐसा कहकर जाने ही वाली होती है कि तभी बबीता उसे रोक लेती है और उससे कहती है, तुम्हें यहाँ पर नौकरी करके कितने पैसे मिल जाते होंगे? यही समझो कि बस गुजारा कर ही पाती हूँ बहुत मुश्किलों से। अगर तुम मेरा काम कर देती हो तो मैं तुम्हें उस काम के पूरे 10 लाख रुपए दूंगी, और अपना ये सोने का हार भी। और ज्यादा बड़ा काम भी नहीं है। अगर तुम मेरा काम कर सकती हो तो बताओ, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए कैश और सोने का हार देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप सच कह रही हैं क्या? आप मुझे 10 लाख रुपए कैश और सोने का हार देंगी? 10 लाख रुपए कैश और सोने का हार पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब बताइए, जल्दी बताइए, मुझे क्या करना है?
बस तुम्हें मेरी जेठानी की बेटी को इस गांव से बहुत दूर कहीं ले जाकर फेंक देना होगा। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मेरी जेठानी ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया है। उसका कोई अता पता नहीं होना चाहिए। बस मेरी जेठानी की बेटी के बारे में किसी को खबर ना हो। और तुम तो कुछ भी कर सकती हो। सोच लो, अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुम्हें इतनी बड़ी रकम और सोने का हार मिलने वाला है। उस डॉक्टर को 10 लाख रुपए और सोने के हार का लालच आ जाता है और वो तुरंत ही बबीता का काम करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो रात के अंधेरे में बेचारी तनुजा की मासूम नवजात प्यारी सी बेटी को तेज बारिश में गांव की आखिरी वाली नदी में एक टोकरी के अंदर रखकर छोड़ देती है कि वो बारिश से नदी में बहकर कहीं दूर चली जाएगी या फिर इस नदी में ही डूबकर मर जाएगी। वो अपना काम करके वहाँ से आ जाती है और सुबह को जब कस्तूरी अपनी दोनों बहुओं के बारे में पूछती है तो डॉक्टर आकर उनसे कहती है, देखिए, आपको हिम्मत से काम लेना होगा। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हम आपकी बड़ी बहू के बच्चे को नहीं बचा पाए और आपकी छोटी बहू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। डॉक्टर ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। बबीता बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ तनुजा का रो रो कर बुरा हाल था। माँ जी, ऐसा कैसे कह सकती है वो कि मैंने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया। मैंने खुद अपने कानों से अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा प्यारा बच्चा कहाँ चला गया? ऊपर वाले ने इतने सालों बाद तो मेरी सुनी थी और अचानक उसने मुझे खुशी देकर मुझसे मेरी खुशी छीन ली। ऐसा कैसे हो सकता है माँ जी कि मेरा प्यारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आया, लेकिन मैंने तो उसकी आवाज़ें सुनी थी। मैं क्या करूँ माँ जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तनुजा बेटा, चुप हो जा, इस तरह से नहीं रोते। ऊपर वाले की जो मर्जी। और तूने शायद बबीता के बेटे की आवाज सुनी होगी, बिल्कुल तेरे बराबर में ही था उसका कमरा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। हाँ दीदी, अब चुप भी हो जाइए। आपने तो रो रो कर घर के अंदर मनहूसियत फैला रखी है। अरे ऐसा तो नहीं है कि इस घर में खुशियाँ आई ही नहीं है। मेरी खुशियों का तो किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। सब बस तनुजा दीदी के आगे पीछे लगे हैं। अरे देखो तो, मैंने कितने प्यारे बेटे को जन्म दिया है। घर में खुशियाँ आई हैं, खुशियाँ, मनहूसियत नहीं। मुझे ये मातम जैसा माहौल अपने घर में नहीं देखना। बबीता ऐसा कहकर अपने रूम में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ तनुजा का बुरा हाल था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन 4 परियां एक नदी के पास खड़ी बातें कर रही थीं। वैसे परिलोक से ज्यादा तो हमें यहाँ पृथ्वी लोक पर आकर ही सुकून मिलता है। कम से कम यहाँ बारिश में नदी पर आकर हम अपने दिल की बात ही कर लेती हैं। हाँ यार, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ भी जाती हैं, परियों से तो बस यही ताना सुनने को मिलता है, तुम्हारी कोई संतान नहीं है, तुम्हारी कोई संतान नहीं है। अरे संतान होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा ना, लेकिन नहीं, ताना देना है। सुकून से सांस भी नहीं लेने देते। जहाँ चारों परियां आपस में अपनी दुख भरी बातें कर रही थी कि तभी तनुजा की बेटी की टोकरी बहते हुए उनके करीब आ जाती है और वो नदी से उस टोकरी को बाहर निकाल लेती है। और जब वो तनुजा की बेटी को देखती है तो चारों परियां हक्की बक्की रह जाती हैं। इस बच्ची को तो देखो, कितनी ज्यादा प्यारी है। इसके बाल तो देखो, काले रंग के हैं, दूध की तरह सफेद इसका रंग, आंखें नीली नीली। इतनी प्यारी बच्ची को पता नहीं किसने मरने के लिए इस बारिश में इस नदी में छोड़ दिया। ये पृथ्वी के लोग भी ना पता नहीं कैसे होते हैं। ऊपर वाला इन्हें इतनी प्यारी सी बेटी देता है और ये उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि इन्हें तो बेटे की ख्वाहिश होती है ना। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। किसी बदनसीब ने ही इसे मरने के लिए नदी में छोड़ दिया होगा। संजना, अमृता, प्रिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इसे अपने साथ परिलोक लेकर जाना चाहिए। इसका कोई भी नहीं है, ये अनाथ है। हम चारों परियां इसकी माँ बनकर इसका पालन पोषण करेंगी। ये देखो, बिल्कुल हम जैसी ही तो लग रही है, बिल्कुल परी जैसी। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये तो बिल्कुल हमारी जैसी ही लग रही है, बिल्कुल परी लग रही है।
अब इसे हमें अपने साथ परीलोक लेकर जाना चाहिए। ये अनाथ बेटी हम चारों परियों की बेटी है। अब ये अनाथ नहीं बल्कि हम चारों की बेटी है। इसका नाम शनाया है। फिर चारों परियां शनाया को अपने साथ लेकर जाने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक चुड़ैल ने नदी में शनाया को बहता हुआ देखा था और जब वो उसे नजर नहीं आती तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है। और जब चारों परियां शनाया को अपने साथ लेकर जा रही थी तो चुड़ैल उन्हें रोक करके कहती है, रुक जाओ परियो, इस लड़की को तुम अपने साथ परीलोक लेकर नहीं जा सकती। ये मेरी है, इसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी। इससे पहले मैंने देखा था तो इस पर मेरा हक है, तुम्हारा नहीं। इसे मुझे दो। दुष्ट चुड़ैल, हमारा रास्ता छोड़ दे, वरना तू जानती नहीं है कि हम तेरा क्या हाल कर सकते हैं। परियों से टकराना तेरे लिए अच्छी बात नहीं है। अब ये हमारी बेटी है, हम चारों परियों की बेटी है, इसलिए तू हम चारों परियों से इसे लेकर नहीं जा सकती। हमारा रास्ता छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये अनाथ है। इसे मैंने नदी में बहते हुए देखा था। बहुत मुश्किलों से मुझे ये दोबारा मिली है। इसे मुझे दे दो। ये सुंदर सी लड़की मुझे चाहिए। इसकी मदद से मैं बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ। मुझे ये लड़की चाहिए चाहिए चाहिए, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दुष्ट चुड़ैल, अच्छा तो अब तेरे साथ नहीं होगा अगर तूने हमारा रास्ता नहीं छोड़ा तो। वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा जिद्दी थी। वो चारों परियों को परीलोक नहीं जाने दे रही थी और वो अपने साथियों को भी बुला लेती है और परियों के ऊपर हमला करा देती है। परियां भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो उस चुड़ैल का सामना करती है और उसे पूरी तरह से तबाह कर देती है। उसके सभी साथियों को मार गिराती है और वो चुड़ैल भी पूरी तरह से जख्मी हो जाती है और वो जाते जाते चारों परियों से कहती है, ठीक है, अभी तो मेरी शक्तियाँ खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मैं दोबारा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस आऊंगी और इस अनाथ लड़की को तुमसे छीन कर लेकर जाऊंगी। ये बच्ची सिर्फ मेरी है। मैं तुम चारों परियों को खुशियाँ नहीं मनाने दूंगी। चुड़ैल ऐसा कहकर वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है और चारों परियां उस अनाथ बेटी को अपने साथ परीलोक लेकर आ जाती है और वो उसके साथ परीलोक में आकर हंसी खुशी से रहने लगती है। और अब उन्हें कोई भी परियां ताना नहीं दे रही थी क्योंकि उनके पास एक सुंदर सी बेटी थी। चाहे वो अनाथ थी लेकिन वो उन चारों परियों की बेटी थी। शनाया भी चार माँ के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। उसे परीलोक में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और शनाया 10 साल की हो जाती है और साथ ही वो चुड़ैल 10 साल बाद लौटकर वापस आ जाती है। वो इस बार बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी और बहुत सारे साथियों के साथ वापस आती है और उसने पूरे परीलोक को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी वो रानी परी से कहती है, रानी परी, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ कि लड़ाई के बिना ही तुम्हारे यहाँ जो पृथ्वी की अनाथ बेटी पल रही है उसे मेरे हवाले कर दो। उसे मैं अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, वरना तुम जानती नहीं कि मैं और मेरे साथी तुम्हारे परीलोक को चुटकियों में तबाह कर देंगे। देखो चुड़ैल, संजना, अमृता, प्रिया और शिखा परी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि उन्हें पृथ्वी पर कैसे शनाया मिली और वो अब उनकी बेटी है। चारों परियां उसके साथ बहुत खुश हैं और शनाया भी अपनी चारों माँ के साथ खुश है। रानी परी, बेवकूफी मत करो। अपनी 4 परियों की खुशी के आगे तुम्हें अपना पूरा परीलोक नजर नहीं आ रहा। मैं चुटकियों में इसे तबाह कर दूंगी अगर वो अनाथ बेटी मुझे नहीं मिली तो। रानी परी चारों परियों के पास जाती है और उनसे कहती है,
मैं जानती हूँ कि तुम चारों शनाया के आने की वजह से कितनी ज्यादा खुश हो। अब तुम खुशी खुशी परीलोक में सारे काम करती हो। जब तक शनाया तुम्हारे पास नहीं थी तब तक तुम उदास रहती थी, लेकिन इस अनाथ बेटी की वजह से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट है। लेकिन अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वो दुष्ट चुड़ैल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होकर वापस आई है। तुम्हें शनाया को चुड़ैल को देना ही होगा। नहीं रानी परी, हम शनाया को उस दुष्ट चुड़ैल को नहीं देंगे। ये हमारी बेटी है, हमने इसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और इसके बिना तो हम जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। 5 मिनट बस शनाया हमें नजर नहीं आती तो हमारा दिल घबराने लगता है, बेचैनी होने लगती है। और आप कह रही हैं कि हम अपने हाथों से अपनी बेटी को उसे दे दें? नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे अपनी प्यारी बेटी को उसे। हाँ रानी परी, मैं भी अपनी चारू माँ को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि ये चारों परियां मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे मेरी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार दिया। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी और उस दुष्ट चुड़ैल के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। शनाया को रोता देखकर रानी परी की भी आंखों में आंसू आ जाती हैं। तभी वो एक योजना बनाती है। ये योजना सुनकर सभी परियां खुश हो जाती हैं और वो चुपचाप शनाया को चुड़ैल के हवाले कर देती है। फिर चुड़ैल शनाया और अपने साथियों के साथ पृथ्वी लोक पर आ जाती है। तभी सभी परियां पृथ्वी पर आकर चुड़ैल के ऊपर हमला बोल देती है, क्योंकि वो परीलोक में हमला नहीं कर सकती थी, इसलिए वो पृथ्वी पर आकर हमला करती है और उसके सभी साथियों को और चुड़ैल को अच्छी तरह से सबक सिखाती है। फिर चुड़ैल घुटने टेकने के लिए मजबूर हो जाती है और वो शनाया का पीछा छोड़कर दुम दबाकर हमेशा के लिए अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। मुझे ये लगता है कि शनाया को तुम्हें उसके असली परिवार के पास लेकर जाना चाहिए और उसके परिवार से इजाजत लेकर ही इसे परीलोक लेकर जाना चाहिए। मुझे मेरी शक्तियों से पता चल गया है कि इसका असली परिवार कहाँ है और इसके साथ क्या हुआ था। रानी परी चारों परियों और शनाया के साथ उसके असली परिवार के पास आ जाती है और वहाँ आकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी से दिखाती है कि किस तरह बबीता ने तनुजा से जलन में आकर डॉक्टर को पैसे देकर शनाया को बारिश में नदी के अंदर फिकवा दिया था। तनुजा अपनी बेटी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कस्तूरी भी। मेरी प्यारी परियों जैसी पोती, मैंने तो बिल्कुल ऐसी ही पोती की ख्वाहिश की थी। बबीता, तुम इस हद तक गिर सकती हो मुझे नहीं पता था। तुमने अपनी जेठानी के साथ ऐसा किया। तुम तो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा इस तरफ पलट कर भी मत देखना। रानी परी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बेटी लौटाने के लिए। हाँ परी जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, दादी, मैं आपसे मिलने पृथ्वी लोक पर आती रहूंगी, लेकिन मैं आपके साथ इस घर में नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि चारों परी माँ ने किस तरह से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और मुझे दुष्ट चुड़ैल से बचाया। अगर उस समय ये मुझे अपने साथ परीलोक लेकर नहीं जाती तो मैं कभी भी आपको नहीं मिल पाती। वो चुड़ैल मुझे अपने साथ लेकर जाती, इसलिए मैं अपनी चारों परियों माँ के साथ परीलोक में रहना चाहती हूँ और मैं आपसे मिलने जरूर आती रहूंगी। शनाया की ये बातें सुनकर चारों परियां खुशी से रोने लगती हैं और रानी परी भी। तनुजा और कस्तूरी शनाया को परीलोक जाने की इजाजत दे देती है और शनाया हंसी खुशी से अपनी चारों परी माँ के साथ परीलोक वापस आकर एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगती है। बर्फीपुर नाम के एक गांव में जगदीश अपनी पत्नी गौरी और माँ दुलारी देवी के साथ रहता था। जगदीश और उसकी माँ दुलारी देवी बहुत ही पुराने सोच विचार वाले होते हैं। उन्हें अपने घर में लड़की नहीं बल्कि लड़का चाहिए था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। इसलिए गौरी जब गर्भवती हुई तो वो दोनों घर में पूजा पाठ करवाने लगे। हे ऊपर वाले, मुझे बस इस घर का वारिस दे दो। मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए।
इस तरह पूरे 9 महीने बीत गए। फिर वो गौरी को लेकर एक नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में चले गए, जहाँ उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जिसे देखकर गौरी की सास गुस्से से लाल हो गई। लेकिन उसने हॉस्पिटल में गौरी से कुछ भी नहीं कहा, बस मुंह फुलाकर खड़ी रही। फिर कुछ देर के बाद वो सभी लोग घर वापस आ गए। अरे माँ जी, देखिए तो मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है, बिल्कुल एक परी की तरह। ये सुनकर दुलारी देवी आग बबूला हो जाती है। मुझे घर में लड़की नहीं, हमारे घर का वारिस चाहिए था। ये लड़की हमारे साथ नहीं रह सकती। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बेटी है तो क्या हुआ, आखिर आप भी तो किसी की बेटी ही है ना। गौरी की ऐसी बातें सुनकर दुलारी देवी और जगदीश का खून खौल उठता है। फिर दुलारी देवी उस बच्ची को गौरी से छीन लेती है। दुलारी देवी के पास आते ही वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। नहीं माँ जी, आप मेरी बेटी के साथ कुछ मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पर जगदीश और उसकी सास दुलारी देवी उसकी एक भी नहीं सुनते और गौरी को वही कमरे में बंद कर देती हैं, जिस वजह से गौरी जोर जोर से रोने लगती है। बाहर बर्फबारी होने की वजह से बहुत ठंड थी। सभी लोग आपस में बर्फ के गोले से खेल रहे थे, लेकिन फिर भी उन माँ बेटे को उस मासूम सी बच्ची पर जरा भी रहम नहीं आता और वो एक बर्फ से घिरे जंगल में उस बच्ची को एक पेड़ के नीचे रख देते हैं। वो बच्ची बेचारी इतनी ठंड और भूख से और ज्यादा रोने लगी, लेकिन उसके पिता और दादी को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। अरे मनहूस, चुप कर तू। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अपनी पोती बनाऊंगी? कभी नहीं। मुझे पोती नहीं पोता चाहिए था। पता नहीं तू कहाँ से आ गई, अब यहीं पड़ी रहे ठंड में। इतना बोलकर बेरहम दुलारी देवी और जगदीश उसे बर्फ में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो छोटी सी बच्ची बहुत देर तक वहीं पर रोती रहती है, लेकिन इतनी बर्फबारी होने की वजह से वो छोटी सी बच्ची वहीं बर्फ में ही दब जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक कमला नाम की औरत गुजरती है कि तभी उसे वहाँ पर एक छोटे बच्चे का हाथ दिखाई देता है। अरे ये किसका हाथ है? ये हाथ तो किसी छोटे बच्चे का लग रहा है। जरा बर्फ हटा कर देखती हूँ। उसके बाद कमला वहाँ से बर्फ हटाने लगती है। तभी उसे वो छोटी सी बच्ची वहाँ पर रोती हुई दिखाई देती है। अरे इस प्यारी सी मासूम बच्ची को बर्फ में किसने दबा रखा है? देखो तो कैसे जम गई है बेचारी। लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। मेरी तो खुद ही 3 बेटियां हैं। अरे माफ करो प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। शायद कोई और तुम्हारी मदद करे। इतना बोलकर कमला भी उदास मन से वहाँ से चली जाती है और वो बच्ची फिर से अकेली रह जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और उस बेचारी अनाथ बच्ची का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तभी परी लोग से 4 परियां उस गांव में घूमने के लिए आती हैं और वो भी मौसम के मजे ले रही थी। जिस मौसम को वो लोग एंजॉय कर रही थी, वही मौसम किसी की मौत का कारण बन रहा था। बर्फबारी के मजे लेते हुए एक परी को अचानक से वो अनाथ बच्ची मिल जाती है। अरे देखो, यहाँ पर एक मासूम सी बच्ची मिली है। देखो ठंड में कैसे बेचारी कांप रही है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसे जल्दी से हमें गर्म जगह पर लेकर जाना चाहिए, जहाँ पर आग जल रही हो। कितनी प्यारी बच्ची है, भला इसे यहाँ पर कौन छोड़ गया है? कितना बेरहम है वो। फिर वो 4 परियां अपनी जादुई शक्ति से उस बच्ची और उसके परिवार के बारे में सब कुछ जान लेती हैं। ये देखकर उन 4 परियों को उन पर बहुत गुस्सा आता है। इस मासूम सी बच्ची पर उन लोगों को जरा सी भी दया नहीं आई। कितने बेरहम लोग हैं। उन्हें इसकी सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी।
फिर वो चारों परियां उस बच्ची को गोद में उठाकर जंगल में एक खाली जगह पर उसे ले गईं और अपने जादू से वहाँ पर एक सुंदर सा घर प्रकट कर दिया। फिर वो चारों परियां उस बच्ची को घर के अंदर ले जाकर उसे आग से गर्माहट पहुँचाती है और उसे दूध भी पिलाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखी थी। फिर दूध पीकर वो बच्ची आराम से सो जाती है। इस तरह वो चारों परियां वहीं रहने लगती हैं और उस बच्ची की माँ बनकर उसे पालने लगती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब वो छोटी सी बच्ची 5 साल की हो जाती है। उसकी चारों परी माँ ने उसका नाम संजना रखा। संजना पूरे दिन अपनी चारों परी माँ के साथ खेला करती थी। चारों परियां संजना से बहुत प्यार करती थी और संजना भी अपनी चारों परी माँ से बहुत प्यार करती थी। वहीं दूसरी ओर संजना को जंगल में छोड़ने के बाद जगदीश की पत्नी गौरी फिर से गर्भवती हो गई, लेकिन अभी भी गौरी को अपनी बेटी की याद सताती थी। और फिर कुछ महीनों के बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया, जिसे देखकर उसका पति और सास दोनों बहुत खुश हुए और लड़के का नाम रखा राजीव। बचपन से ही गौरी की सास अपने पोते को पलकों पर बिठा कर रखती है और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती है। ज्यादा लाड प्यार से राजीव बिगड़ने लगता है। ऐसे ही समय बीतता गया और अब चारों परियों की एक बेटी संजना बड़ी होकर बहुत ही सुंदर परी जैसी हो जाती है। मेरी प्यारी परी माओ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे पास आप चारों जैसी जादुई शक्तियाँ क्यों नहीं है और मेरे पंख भी नहीं है? बताओ ना माँ, ऐसा क्यों है? बेटी, जब सही समय आएगा तब हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। अच्छा ठीक है माँ, क्या मैं जंगल में घूम सकती हूँ? अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ ना, वैसे भी मैं घर में बहुत बोर होती हूँ। अच्छा मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम जंगल में कहीं पर भी घूम सकती हो। जाओ, हम तुम्हें अब नहीं रोकेंगे। चारों परी माँ की इजाजत मिलने के बाद संजना खुशी खुशी जंगल में घूमने निकल गई। वहीं दूसरी तरफ राजीव ज्यादा लाड से आज एक बहुत ही जिद्दी और बदतमीज लड़का बन गया था। ये कैसा बेस्वाद सा खाना बनाया है? क्या मेरी पसंद का खाना भी नहीं बन सकता इस घर में? अरे बिल्कुल बनेगा मेरे राजा बेटा। बता तुझे क्या खाना है, मैं अभी तेरी माँ को बनाने के लिए बोलती हूँ। नहीं दादी, अब मुझे कुछ भी नहीं खाना। आप मुझे कुछ पैसे ही दे दो, मैं बाहर से ही जाकर कुछ खा लूँगा। अच्छा बेटा रुक जा, मैं अभी देती हूँ। राजीव की दादी अपने पोते के प्यार में उसे कुछ पैसे दे देती है, लेकिन धीरे धीरे ये काम अब हर रोज होने लगा। ऐसे ही एक दिन राजीव धोखे से अपनी दादी से कॉलेज के एडमिशन पेपर की बात बोलकर घर की जायदाद पर उनका अंगूठा लगवा लेता है और घर अपने नाम करवा लेता है, जिसके बाद वो अपने माता पिता समेत दादी को भी धक्के मारकर घर से निकाल देता है। घर से निकलने के बाद वो तीनों गांव में यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। इधर एक दिन संजना अपनी चारों परी माँ से बोली, प्यारी माओ, आपने मुझे अकेले जंगल में घूमने की इजाजत तो दे दी, अब मुझे गांव में भी घूमने की इजाजत दे दो ना। एक बार मुझे वहाँ जाकर देखना है कि गांव कैसा दिखता है और वहाँ पर लोग किस तरह रहते हैं। नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ अच्छे लोग नहीं रहते। वो सब लोग जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों से भी खतरनाक हैं। अपनी माँ की ये बात सुनकर संजना कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर कुछ किताबें पढ़ने लगती है। लेकिन वो अपनी चारों परी माँ की बातों को अनसुना कर शाम के समय जंगल घूमने के बहाने गांव की तरफ चली गई। तभी रास्ते में उसे जगदीश अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ सड़क किनारे बैठे हुए दिखाई दिए। तभी संजना उनके पास गई और बोली, अरे आप सब यहाँ पर क्यों बैठे हैं? आपका घर कहाँ है?
बेटी, हमारा घर तो यही है, पर हमारे बेटे ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हमने तो किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं किया, लेकिन ऊपर वाले ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब तो हमारे कर्मों का फल होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप सब मेरे साथ मेरे घर चलिए। रात होने वाली है। मेरी चारों माओं का घर बहुत बड़ा है। आप सब वहाँ चलकर रह सकते हैं जब तक आपको कोई दूसरा ठिकाना नहीं मिल जाता। फिर वो तीनों संजना की बात मानकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए और उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद वो उनको लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल का रास्ता देखकर जगदीश घबरा गया। अरे, ये तो जंगल का रास्ता है। तुम्हारा घर कहाँ पर है? जंगल के अंदर ही तो मेरा घर है। भला जंगल के अंदर किसका घर होता है? कहीं ये कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं? अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। देखो मेरे पैर भी सीधे हैं। दरअसल मेरी माँ को प्रकृति से बहुत प्यार है, इसलिए हमारा घर जंगल के अंदर है। आइए आइए, मेरे साथ चलिए, डरिए मत। संजना की बात मानकर वो तीनों उसके साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वो लोग जंगल के बीच बने उस सुंदर से घर में पहुंच गए। जैसे ही चारों परियों ने उनको देखा तो वो गुस्से से बोली, ये सब लोग हमारे घर पर क्या कर रहे हैं? माँ, इन्हें यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। इनके बेटे ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। ये तो कर्म है, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाते हैं। जैसा तुम लोगों ने किया, आज वही तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। माँ, क्या आप इन लोगों को पहले से जानती हैं? हाँ बेटी, हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हम तो तुम लोगों को नहीं जानते। आज से 20 साल पहले एक नन्ही सी बच्ची को तुम निर्दयी लोग इसी जंगल में बर्फबारी में छोड़ गए थे। कुछ याद आया तुम दोनों को? अरे, पर तुम्हें ये सब कैसे पता है? बेटी संजना, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये सच्चाई इस तरह पता चले, पर हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो तुम ही हो हमारी प्यारी बेटी। इसलिए तुम्हारे अंदर हमारी जैसी जादुई शक्तियाँ नहीं है। तुम हमारी बेटी नहीं हो, लेकिन जिस दिन से तुम हमें मिली हो, हमने तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार किया है। चारों परी की ये बात सुनकर संजना और जगदीश का परिवार भी हैरान रह गया। तभी गौरी बोली, मेरी बेटी जिंदा है। मैं इतने सालों तक अपने आप को कोसती रही कि मैं अपनी बच्ची को बचा नहीं पाई, लेकिन आज अपनी बच्ची को सही सलामत देखकर मेरे दिल को सुकून मिल गया है। तुम लोगों को उस दिन मासूम बच्ची को इतनी बर्फबारी में इस भयानक जंगल में छोड़ते हुए जरा भी दया नहीं आई। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए और हम तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगे। लेकिन तभी संजना बोली, नहीं मेरी प्यारी माओ, आप सभी लोग ही मेरा परिवार हो। भले ही इन्होंने मुझे पैदा होते ही जंगल में बर्फबारी में छोड़ दिया, लेकिन आपने ही तो सिखाया है कि हमें दूसरों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए, कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। मैंने इनको माफ कर दिया है माँ। देखा तुम लोगों ने, तुमने जिस लड़के के लिए मासूम बच्ची को बोझ समझकर जंगल में छोड़ दिया था, आज उसी लड़के ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, और जिसे तुम बोझ समझ रहे थे, उसी बच्ची ने तुम्हारी सभी गलतियों को माफ करके तुम्हें अपने घर में पनाह दी। उन परियों की ये बात सुनकर जगदीश और उसकी माँ को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। फिर उन दोनों ने चारों परी माँ और संजना से अपने किए की माफी मांगी। उस दिन के बाद से सभी लोग जंगल में एक खुशहाल परिवार की तरह एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।